Hello everyone. I'm a founder of OnPassive, स्वाति गोयल। ओ सक्सेस विद स्वाति गोयल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और चारों तरफ सीखने सिखाने का प्रोग्राम चल रहा है हमारे ऑन पैसिव में। कोई ओ कनेक्ट पर मीटिंग ले रहा है तो कोई किसी को सिखा रहा है, कोई एफिलिएट के बारे में पूछ रहा है, कोई ओ मेल जो न्यू वर्जन आया है, न्यू चेंजेस आए हैं उसके अंदर, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। करनी भी चाहिए, क्योंकि लर्निंग इज अ मोर अर्निंग। यहाँ पर मैं अर्निंग की पैसे से रिलेट नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरा मकसद भी नहीं है बिल्कुल भी। कहते हैं ना कि ज्ञान जिसके पास होता है वो कभी भी नहीं हार सकता। जीवन में हमेशा उसके सक्सेस होती है जिसके पास लॉट्स ऑफ ज्ञान होता है, लॉट्स ऑफ लर्निंग होती है। तो हमें भी ऐसे ही बनना है कि जहां पर जो भी सीखने को मिले सीख डालो। तो आज मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो कोई अपडेट्स देना या इस तरीके की नहीं मैं बात करूंगी। यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा अलग हटकर बात करूंगी, क्योंकि काफी सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये सारी चीजें ऑफिसेस बन रहे हैं या बहुत सारी ऐसी बैकएंड पर काम हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। वो कंफ्यूज है, वो एक ही चीज पर अटक जाते हैं कि हमें 14 दिन का ट्रायल दिया गया है और वो ट्रायल 7 दिन का कवर हो चुका है, 7 डेज रह गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, ना पैकेज की, ना वॉलेट की, और ना ही किसी भी तरीके के केवाईसी की। तो इस तरीके के क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं थोड़ा-सा बात करूँगी। आपने सुना होगा कि जब इजिप्ट में हमें बताया गया कि हमारा ऑफ़िस वहाँ पर ओपन हो रहा है, तो बहुत सारे फाउंडर्स के यूट्यूब में हम लोगों के मैसेजेस भी आए, इवन हम लोग लाइव भी प्रोग्राम कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने बोला कि अरे ये ऑफ़िसेज़ खोले जा रहे हैं इधर, कभी उधर, लेकिन हम लोगों को तो कुछ दे नहीं रहे हैं, क्या ड्रामा है? इस तरीके के वर्ड्स भी यूज़ हुए। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों का भी एक लॉजिक होता है। एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा सेटअप तैयार कर रही है, पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा करके एक केंद्र बिंदु बना रही है, जहां पर पूरे वर्ल्ड में इतने वर्ल्ड के जितने भी मेंबर्स हैं, 18 बिलियन लोगों को एक जगह लाकर इकट्ठा कर कर वहां पर काम करने की कोशिश कर रही है, और ह्यूमैनिटी को, उन सबको, उनकी लाइफ को ऊपर लाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो आज मैं ऑफिसेस के बारे में थोड़ा-सा बात करूँगी कि सबसे पहला हमारे, आप सभी जानते हैं कि यूएसए में सीईओ हैं। तो यूएसए में जो ऑफिस है वहाँ पर क्या काम होता है? वहाँ पर काम होता है हमारे सीईओ और वहाँ उनके जो मतलब राइट हैंड या लेफ्ट हैंड कह सकते हैं, वहाँ पर बैठकर प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से एक प्लानिंग की गई वहाँ पर उस ऑफिस में बैठकर कि किस तरीके से हमें क्या चीज़ बनानी है, क्या मार्केट की डिमांड है और क्या विज़न रखना चाहिए, ह्यूमैनिटी को किस तरीके से ऊपर उठाया जाए। इस टॉपिक पर बात हुई, और उसके बाद जब वो उस ऑफिस से निकल कर कहाँ पर आई, हमारे इंडिया में हैदराबाद में। आज हैदराबाद में जो हमारे ऐश सर ने हमारे प्रोडक्ट के ज़रिए सोचा था कि मार्केट में हमें किस तरीके से आना है, उन चीज़ों को, उन विचारों को लेकर हैदराबाद आए और हैदराबाद ऑफिस में उनको रूप दिया जा रहा है प्रोडक्ट के ज़रिए। तो यहाँ पर क्यों यहाँ पर हमारा, सभी जानते हैं कि इंडिया में जो ब्रेन है, उसको बहुत शार्प माना जाता है और एक अच्छा पकड़ है यहाँ के इंडिया के लोगों की। ये अफ़सोस की बात है कि हम लोग नहीं अपनी क्वालिटी को पहचान पाते हैं और हम लोग क्वेश्चन्स में घूम जाते हैं। बट हमारे इंडिया को अगर आपको मैं बताऊं, तो बाहर दूर दूर तक इंडिया के जो ब्रेन को हेड्स ऑफ किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर चुना गया। उसके बाद दुबई को क्यों चुना गया? दुबई में ऑफिस इसलिए चुना गया क्योंकि एक तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वहां इतनी स्ट्रांग हो सकती है, जो पूरे वर्ल्ड में ऑन पैसिव को पहुंचा सकती है और हिला सकती है। दुबई जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है, जहाँ पर बड़े-बड़े बिज़नेस टाइकून्स वहाँ पर विज़िट करते हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर विज़िट करते हैं। तो एक अच्छा हेल्दी वहाँ पे ट्रैफ़िक मिल सकता है, क्योंकि किसी भी बिज़नेस का आधार एक ट्रैफ़िक होता है। अगर ट्रैफ़िक अच्छा है तो बिज़नेस अपने आप रन करने लग जाता है। उसके बाद सिंगापुर को क्यों चुना गया? और कंट्री क्यों नहीं चुनी गई? सिंगापुर में भी एक बहुत बड़ी खासियत है, वहाँ पर बैंकिंग काम बहुत होते हैं और फाइनेंशियली जो पेमेंट गेटवे के जो काम होते हैं, वो आप लोगों ने सुना होगा सिंगापुर में होते हैं।
तो ऐसे में हमारे कंपनी में भी इन सब चीज़ों से डील करना है। 200 कंट्रीज़ से भी ऊपर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बैंक से रिलेटेड जो ये ओ वॉलेट बनेगा, इसमें अप्रूवल लेना और ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सिंगापुर के ऑफ़िस में हैंडल की जा रही हैं। और उसके बाद अब इजिप्ट में ऑफ़िस खुला है। इजिप्ट में ऑफ़िस खुला है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि इनोवेशन, ऐसी-ऐसी इनोवेशन, बहुत सारी इनोवेशन ऐसी हुई हैं जो पीछे अगर आप गूगल पे इतिहास ज़रूर जाके देखिएगा, जो इजिप्ट से ही निकल कर आई हैं, मिस्र से निकल कर आई हैं। तो वहाँ पर क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोगों का जो माइंड है टेक्नोलॉजी वाला है, कुछ भी क्रिएट करना, कुछ भी इनोवेट करना उनका माइंड है। तो इस चीज़ का आधार मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर ऑफ़िस इसलिए भी चुना गया है क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। आगे बोला भी जा रहा है कि बांग्लादेश में भी ऑफ़िस होने वाला है। तो बांग्लादेश में ऑफ़िस क्यों होने वाला है? क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मेबी हो सकता है कि हमारे भी कुछ फिज़िकल प्रोडक्ट वहाँ पर बने। क्यों? क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहाँ पर लेबर कॉस्ट कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमन फोर्स बहुत लगता है। तो ह्यूमन फोर्स होती है तो ह्यूमन फोर्स में जो कॉस्ट होती है, हमारे अगर इंडिया लो या अदर कंट्रीज़ में लो, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। अभी इंडिया भी फिर भी बेटर है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा महँगी पड़ती है। तो बांग्लादेश में क्योंकि थोड़ा गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा जो कॉस्ट है वो लेबर की वो सस्ती पड़ती है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। मैं अपना ओपिनियन, जो मुझे थोड़ी-सी नॉलेज है, मैं उसकी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो मेबी हो सकता है कि वहाँ पर मै फिज़िकल प्रोडक्ट बनेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ईज़िली हैंडल हो सकती है इस चीज़ को। और साथ-साथ में क्योंकि हमारी कंपनी के सीईओ का जो विज़न है वो है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, तो नो डाउट वहाँ पर जो गरीबी है वो भी अपलिफ्ट हो जाएगी इसकी इस वज़ह से, इस काम से। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न है। तो यानी ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये जो प्लानिंग है ये एक दिन की प्लानिंग नहीं होती है, एक बहुत अच्छी खासी बैठकर स्ट्रैटेजी होती है। जब हम एक कंपनी को बनाते हैं, विज़न और मिशन को तैयार करते हैं, तो और वैल्यू को बनाने के लिए एक अच्छी टॉप मैनेजमेंट बैठती है। आपने देखा भी होगा हैदराबाद की कई बार हमें ऑफ़िस दिखाया गया, एक बहुत बड़ी टेबल होती है जिसको कॉन्फ्रेंस रूम बोला जाता है। वहाँ पर बड़े-बड़े जो टेक्निकल हेड्स होते हैं, सीईओ होते हैं और टॉप मैनेजमेंट होती है। टॉप मैनेजमेंट में मार्केटिंग वाले हो गए, एचआर वाले हो गए, मीडिया वाले हो गए, सबके टॉप जो लेवल पर होते हैं वो सब अपना-अपना ज्ञान लेकर वहाँ पर बैठते हैं। बड़े-बड़े पूरे मार्केट को एनालिसिस करके वहाँ पे डाटा लेकर बैठते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठते हैं और घंटों-घंटों यहाँ पर मीटिंग्स होती हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम्स में कई बार तो 6-6, 7-7, 8-8 घंटे भी मीटिंग्स होती हैं कंटीन्यूअसली, क्योंकि छोटी-छोटी बातों को एनालिसिस किया जाता है कि किस तरीके से मार्केट में क्या डिमांड है, प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरीके से उतारना है, प्रोडक्ट का क्या सेलिंग रहेगा, किस तरीके का सेलिंग कॉस्ट रहेगा। और सबसे बड़ा जो एक बिज़नेस का जो 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो है टाइम, ह्यूमन कैपिटल और मनी रिसोर्स। इन तीनों चीज़ों को कहाँ, कब और कितना यूज़ करना है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के तहत आता है, जो कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वहाँ पर टेबल पर बैठकर की जाती है और किसी भी एक अच्छे बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट पॉइंट अगर मेरी नज़र में बोला जाए तो मैं ये बोलूँगी कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मतलब इस तरीके के बिज़नेस में सबसे पहले प्लान किया जाता है कि हमारे मार्केट का जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है। क्या हमारे मार्केट में किस तरीके की अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं या किस तरीके के खतरे हम लोगों को देखने वाले हैं। क्योंकि जब हम आप ये लगा लीजिए कि जब ऑन पैसिव, अगर मैं ऑन पैसिव की बात करूँ, तो साढ़े 4-5 साल पहले जब ऑन पैसिव स्टार्ट हुई होगी, एक विज़न और मिशन के साथ स्टार्ट हुई थी, कुछ छोटे से 2-4 वीडियोज़ के साथ स्टार्ट हुई।
तो यहाँ तक आते-आते आज 5 साल में हम लोगों ने कितनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ को देखा है, जो हमारे साथ हमारी कंपनी ने शेयर किया है। जैसे बुर्ज खलीफा पर ऑफिस हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, बड़े-बड़े कॉन्सर्ट हो गए, फीफा वर्ल्ड में हमारी मार्केटिंग हो गई, अब इजिप्ट में ऑफिस हो गया। ऐसे बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ हमारी कंपनी ने लिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रास्ते में कभी भी चैलेंजेज़ नहीं आए होंगे। बहुत सारे चैलेंजेज़ आए होंगे, लेकिन टॉप मैनेजमेंट का यही रोल होता है कि उन चैलेंजेस तक हम तक ना पहुंचे। वो लोग वहीं तक सॉर्ट आउट करते हैं, ये होता है बैकएंड का काम। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं। और दूसरा एक होता है, जब हम मार्केट में उतरते हैं तो मार्केट में खुद को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूँ सिंपल सा, कि हम लोग जब किसी पार्टी में जाते हैं, तो पार्टी में हम लोग क्या करते हैं, जब पार्टी में तैयार होते हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं, जब हम लॉक लगाने लगते हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे भी एक बार आके मिरर में ज़रूर देखते हैं, यानी खुद को एनालिसिस करते हैं कि कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो भी ऐसा होता है बिज़नेस, जब कोई प्लानिंग चल रही होती है, तो अपने को एनालिसिस करना कि मैं मार्केट में उतरने के लिए क्या तैयार हूँ? क्या मेरे अंदर वीकनेस है? क्या मेरी स्ट्रेंथ है? क्या मैं अपॉर्च्युनिटीज़ को ले सकता हूँ? और क्या मैं जो चैलेंजेज़ आएँगे, उनको किस तरीके से फेस कर सकता हूँ? इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डीप में वर्क होता है, डिस्कशन होते हैं, हेल्दी डिस्कशन होते हैं, क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन जब कोई बिज़नेस को आगे के लिए प्लान किया जाता है, तो वो 2, 3, 4 साल के लिए नहीं किया जाता, वो एक लंबे विज़न के लिए तैयार किया जाता है। और लंबे विज़न के लिए तैयार करने का मतलब होता है कि मार्केट को स्ट्रैटेजी कर पूरा एनालिसिस करना, कि आगे आने वाले टाइम में लोगों को क्या डिमांड हो सकती है, किस तरीके की डिमांड मार्केट में हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पे वर्क किया जाता है, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मार्केट में कॉपीराइट बहुत जल्दी होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए हमारे ऐश मुफर्रे सर भी आज इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं। ओ कनेक्ट आ चुका है, आप लोगों को कहा जा रहा है कि उस पर फ्री ट्रायल लीजिए। अच्छा है जितना हम लोग ट्रायल लेंगे, अगर कोई मान लीजिए, क्योंकि हम लोग एज़ ए फाउंडर अपनी कंपनी का बहुत प्यारा पार्ट हैं। अगर क्योंकि वो हमारा अपना खुद का प्रोडक्ट है, खुद का, तो अगर मैं मीटिंग लेती हूँ और कोई अगर मुझे लगता है कि यस, थोड़ा-सा मिस्टेक है यहाँ पर, तो या ऐसा होना चाहिए, तो हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, हम लोग इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं, अपने जो टॉप लीडर हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और वो टॉप लीडर जो है वो हमारी मैनेजमेंट को और या टेक्निकल टीम को उस चीज़ को पहुँचाएँगे, और हमें हमारे प्रोडक्ट में वो करेक्शन कर देंगे, अगर कुछ होता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ताकि कम से कम मार्केट में जब उतरेगा हमारा प्रोडक्ट, तो वो एक परफेक्टली तरीके से उतरेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए बार-बार कहा जाता है कि ये एक प्रोसेस के साथ ही हमारे सामने आने वाली है। आप लोग बार-बार इसमें टाइम में ना उलझें कि अरे 7 डेज़ रह गए, पैकेज भी नहीं आए। आएँगे, आप ही लोगों के लिए काम हो रहा है, हमारे लिए काम हो रहा है, एप्पल्स के लिए ही काम हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि इतने ऑफ़िसेज़ इसलिए बनाए जा रहे हैं, सर को सीईओ को हमारे पता है अच्छी तरीके से कि इतना ज़्यादा जब ट्रैफ़िक आएगा, तो ट्रैफ़िक को सँभालने के लिए, ट्रैफ़िक को की क्वेरीज़ को पूरा करने के लिए, और प्रोडक्ट भी परफ़ेक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट को हम दे सकें, चीज़ें दे सकें हाथ में। उस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, और उन सब के लिए एक अच्छी खासी टीम चाहिए होती है। किसी भी कंपनी को अच्छे खासे ऑफ़िसेज़ चाहिए होते हैं, जो अपने-अपने डिपार्टमेंट को सँभाल सकें, अच्छे से काम कर सकें। तो हमारे बैकएंड पर बहुत सारे लोग दिन-रात 24 घंटे काम कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर काम कर रहे हैं। तो हमें उनका एप्रिशिएट करना चाहिए, और उनको सैल्यूट करना चाहिए, और ताकि वो भी हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, हमें जैसे होती है, ऐसे उन सबको भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो इसी के साथ बस मैं इतना ही थोड़ा-सा मैसेज देना चाह रही थी, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कई बार नेगेटिव बोलने लग जाते हैं, तो प्लीज़ स्टॉप दिस, है ना? क्योंकि अगर ऑन पैसिव में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? बाहर तो आपकी अभी भी वैसी लाइफ चल रही है, चलाते रहिए लाइफ, ऑन पैसिव तो जब आएगी, आएगी। ऐश मुफर्रे सर ने अपना सब कुछ लगा रखा है,
हमने तो सिर्फ 10,000 रुपए दिए हैं, उन्होंने तो अपना सब कुछ लगा रखा है। तो हम तो कभी नहीं बोलेंगे कि वो इतनी जल्दी आएँ। अपना पूरा पूरा प्रॉपर तरीके से वो यहाँ पर सामने आएँ, हम यही चाहेंगे। और हमारी बेस्ट विशेज़ हमेशा उनके साथ रहेंगी, क्योंकि उन्होंने हमें एक ऐसा सपना दिया है, जो शायद हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और आने वाले टाइम में ये डन डील है, और आने वाले कुछ टाइम में हम लोग बहुत अच्छा लाइफ जीने वाले हैं। तो इसके लिए हमेशा ऐश सर को थैंक्स बोलेंगे। और प्लीज़ ऐसे बिल्कुल भी हम लोग वर्ड यूज़ नहीं करेंगे कि नौटंकी चल रही है या इस तरीके का, क्योंकि हर्ट होता है। जब हमें हर्ट होता है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया। जब हमें हर्ट हो रहा है और ये बात ऐश सर तक जाए, तो सोच के देखिए कैसा लगेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।